काम से घर लौटते समय एक आधुनिक महिला को एक आवारा बिल्ली का बच्चा मिला। जैसे ही उसने उसे उठाकर घर ले जाने की कोशिश की, वह एक चौराहे पर आ गई और पीछे से तेजी से आ रही कार को देख नहीं पाई। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। जब उसने आखिरकार अपनी आंखें खोली तो वह यह देखकर हैरान रह गई कि वह किसी और के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। उसे बहुत अपराध बोध हुआ। उसे लगा कि यह इस शरीर के असली मालिक के साथ सरासर अन्याय है, खासकर इसीलिए क्योंकि उसके माता पिता बहुत प्यार करने वाले थे और एक छोटे से कस्बे में एक शराब खाना चलाते थे। अपने परिवार की शांति भंग ना करने की चाह में उसने अपने अपराध बोध को दबा लिया। हर दिन वह इस नए शरीर का इस्तेमाल शराब खाने में अपने माता पिता की मदद करने, मेहमानों की सेवा करने और अनगिनत काम करने के लिए करती थी। लेकिन एक आधुनिक महिला होने के नाते उसे इस तरह के मुश्किल शारीरिक श्रम का बिल्कुल भी अनुभव नहीं था। शायद स्वर्ग ने उसके दयालु हृदय को पहचान लिया था, क्योंकि उन्होंने उसे चुपके से एक चमत्कारी शक्ति प्रदान की थी। अब वह जानवरों से खुशी खुशी बात कर सकती थी। उनके साथ कुछ समय बिताने के बाद वह इन छोटे जीवों के मन की बातें समझने लगी। उसे यह बहुत सार्थक लगा और उसे एक सच्ची अपार खुशी का अनुभव हुआ। फिर एक दोपहर उसने गलती से कुछ सराय के मेहमानों की बातें सुन ली। उन्होंने बताया कि सम्राट के पास एक फालतू काला पैंतर था, लेकिन वह सीरियसली बीमार पड़ गया था। सम्राट ने आदेश के सभी कुशल पशु चिकित्सकों को बुलाया था। फिर भी सभी ने दावा किया कि पैंतर में शारीरिक रूप से कोई खराबी नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो जानवर को कोई मानसिक बीमारी हो गई हो और वह कई दिनों से एक निवाला भी नहीं खा रहा था। हताश होकर सम्राट ने एक शाही इनाम की घोषणा की। जो कोई भी काले पैंतर को ठीक कर देगा उसे एक इच्छा पूरी करने का वरदान मिलेगा। यह सुनकर लड़की का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वह असीम धन और शक्ति मांग सकती थी? वह धीरे धीरे मेहमानों के पास गई और पूछा कि क्या सम्राट सचमुच पैंतर को ठीक करने के लिए किसी की तलाश कर रहे हैं? मेज के दूसरी ओर बैठे एक एक आंख वाले व्यक्ति ने उसे धीरता से हाँ कहा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और लगभग विजय का भाव आ गया। वह न केवल जानवरों से बात कर सकती थी, बल्कि अपने पिछले जन्म में वह सच में एक पेशेवर पशु चिकित्सक थी। आइए आधिकारिक तौर पर उसका परिचय कराते हैं। उसका नाम है मारिया लूसियन। शारीरिक रूप से वह है एक साधारण शराब खाने के मालिक की 16 साल की गोद ली हुई बेटी, लेकिन उसकी आत्मा 21वीं सदी की आधुनिक महिला में बसती है। वह जानवरों से भी बात कर सकती है, हालांकि वह इस दुनिया की एक भी लिपि नहीं पढ़ सकती। यह ऐसा एक समाज है जहाँ एक महिला का विद्वान बनना लगभग असंभव है, लेकिन अभी उसके सामने प्रसिद्धि, धन और शक्ति का एक तेज रफ्तार रास्ता खुला था। वहां पहुंचने के लिए उसे उस ब्लैक पैंथर को हर हाल में ठीक करना था। सिफारिश पत्र लिखवाने के बाद वह इस बात को लेकर परेशान थी कि अपने माता पिता को यह सब कैसे समझाए। लेकिन एक बेटी अपने माता पिता की पैनी नज़रों से अपने गहरे विचारों को कैसे छिपा सकती थी? उसकी माँ मारिया के पास आई और धीरे से पूछा कि क्या कोई बात उसे परेशान कर रही है। मारिया ने एक्साइटेड होकर कहा कि वह सफ़र करना चाहती है। बुजुर्ग दंपत्ति थोड़ा चौंक गए और मारिया को लगा कि उसके सारे मौके ख़त्म हो गए हैं। हैरानी की बात यह थी कि उसके पिता ने उससे कहा कि अगर वह सच में कुछ करना चाहती है तो उसे वह करना चाहिए। उसकी माँ को अपने पति के फैसले और बेटी के निर्णय पर पूरा भरोसा था। जब माँ ने उससे पूछा कि क्या उसने कोई खास जगह तय की है, तो मारिया ने खुशी खुशी कहा कि उसने अभी तक फैसला नहीं किया है। जाहिर है वह अपनी माँ को सीधे सीधे यह नहीं बता सकती थी कि वह सम्राट के काले पैंतर को बचाने जा रही है। शाही महल तक नाव से जाने में 15 दिन लगते और कुछ दिनों की देरी भी होती, यानी पूरी सफर में 1 महीने से ज्यादा का समय लगता। अपने पिता को परेशान न करने के लिए उसने उन्हें खूब दिलासा दिया। यह उसका घर से बाहर पहला सफर होगा। जैसे ही वह निकलने का समय तय कर रही थी, सीढ़ियों पर उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी शख्स से हुई। उसका नाम रोज था, मारिया की छोटी बहन। जब मारिया पहली बार इस दुनिया में आई थी तो
रोज बहुत रोई थी। उसे डर था कि उसकी बड़ी बहन के साथ कुछ भयानक हो गया है। यहाँ तक कि जब उनकी माँ मारिया की देखभाल करने में बिजी होती थी, तब भी रोज उसके साथ रहती थी, हर कदम पर उसकी रक्षा करती थी। मारिया को सच में लगता था कि उन दोनों के बीच एक गहरा बहन जैसा रिश्ता है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि माँ के जाने जाते ही रोज का चेहरा एकदम बदल जाएगा। रोज को लगता था कि मारिया गोद ली हुई बेटी होने के बावजूद अपनी माँ से रोज से भी कहीं ज्यादा प्यार पाती थी, अपनी सगी बेटी होने के नाते। मारिया इसी वजह से रोज लगातार उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करती थी, अपनी बड़ी बहन को सताने लगी। पर आज बात अलग थी। मारिया ने ठान लिया था कि वह इस लड़की को सबक पक्का सिखाएगी। दरअसल शराब खाने के मालिक दंपत्ति को मारिया गलती से मिली और उन्होंने उसे गोद ले लिया, लेकिन उसे पालने पोसने के चक्कर में उन्होंने अनजाने में अपनी सगी बेटी रोज की भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया। जब रोज छोटी थी तो मोहल्ले के बच्चे उसे लगातार चिढ़ाते रहते थे और कहते थे कि गोद ली हुई बहन उससे कहीं ज्यादा अच्छी है। उससे उसका कोमल मन बुरी तरह प्रभावित हुआ। समय बीतने के साथ उसे एहसास हुआ कि उसकी बहन दिन ब दिन और भी ज्यादा काबिल होती जा रही है और उनके माता पिता हमेशा मारिया पर बहुत बहुत प्यार बरसाते थे। ईर्ष्या का बीज रोज के दिल में गहराई तक बैठ गया। वह बिल्कुल ही बेतुका बिहेवियर करने लगी। फिर भी जब वह हर बुरी बात के लिए मारिया को दोषी ठहराती थी, तब भी उनकी माँ ने कभी बड़ी बहन की आलोचना नहीं की। रोज को यह समझ नहीं आता था उसकी माँ हमेशा मारिया को इतनी नरमी से क्यों बर्दाश्त करती थी। रोज तो उनकी सगी रिश्तेदार थी। इस बात ने मारिया के प्रति उसकी नफरत को और भी बढ़ा दिया था, लेकिन उनकी माँ को यह कैसे पता नहीं था। वह अपनी दोनों बेटियों को बहुत प्यार करती थी, हालांकि वह जानती थी कि मारिया एक दिन उन्हें छोड़कर चली जाएगी और वह बस यही चाहती थी कि मारिया उस समय से पहले जितना हो सके उतना अपनापन और प्यार महसूस करे। शायद माँ का यह रवैया थोड़ा स्वार्थी था, लेकिन रोज के लिए क्या यह भी बड़े होने एक मुश्किल तरीका नहीं था। अपनी भावनाओं को सुलझाने के बाद मारिया एक बांस की टोकरी लेकर बाहर एक बहुत खास दोस्त से मिलने गई। जैसे ही उसने उसे देखा, उसके सारे अप्रिय विचार दूर हो गए। इंसानी दिलों की जटिल प्रकृति की तुलना में वह इन खास दोस्तों को कहीं ज्यादा पसंद करती थी। छोटे जानवर कभी उसके खिलाफ साजिश नहीं रचते थे। उनकी सच्ची दोस्ती कभी कभी परिवार से भी बढ़कर होती थी। लेकिन आज मारिया अलविदा कहने आई थी। उसने छोटे कुत्ते को, ब्लैक पैंथर को बचाने की अपनी प्लानिंग के बारे में सब कुछ बताया। जब उसने विस्तार से पूछा तो कुत्ते ने कहा कि उसे विश्वास है कि अगर कोई यह कर सकता है तो वह मारिया ही है। फिर भी उसने उम्मीद जताई कि वह नहीं जाएगी, क्योंकि उसके बिना वह बहुत अकेला महसूस करेगा। उसके शब्द इतने सच्चे थे, पाखंड या छल से बुरी तरह आजाद। वह बहुत आभारी थी कि ईश्वर ने उसे वह क्षमता दी थी, और छोटा कुत्ता भी दिल से आभारी था। उसने मारिया को अपना दोस्त होने के लिए धन्यवाद दिया। कुछ देर बाद मारिया ने एक साधारण सी बात कही। उसने अपने माता पिता को अलविदा कहा और एक विदेशी भूमि की ओर जाने वाली नौका पर सवार हो गई। उसकी माँ मन ही मन उसकी सुरक्षित वापसी की प्रे कर रही थी। इस दुनिया में आने के बाद मारिया की यह पहली सफर थी। रास्ते में जानवरों ने उसका उत्साहपूर्वक स्वागत किया, लेकिन उसे हैरानी हुआ कि पिछले जन्म में नदी किनारे मौजूद तटीय शहर में रहने के बावजूद उसे समुद्री बीमारी हो गई। सफर अभी लंबी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी एक सहयात्री उसके पास आया और उसका हालचाल पूछा। उसने ऊपर देखा तो उसे एक बेहद आकर्षक और गठीला लड़का दिखाई दिया। उस लड़के का नाम जेड था, जो 20 साल का था और मारिया की देखभाल करना चाहता था और उम्मीद करता था कि वे साथ सफर कर सके। लेकिन मारिया सतर्क थी। उसने विनम्रता से उसे बताया कि वह अब बेहतर महसूस कर रही है। अचानक वह लड़का उसकी ओर झुका, उसे गौर से देखा और जादुई ढंग से कहीं से एक गोली निकाल ली। इससे मारिया का डर और भी बढ़ गया और उसने तुरंत उसकी चिंता को नकार दिया। मारिया के संदेह को देखते हुए जेड ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए खुद को एक गोली निगलने का फैसला किया। मारिया यह देख कर दंग रह गई कि उसने उसके सामने ही गोली खा ली।
उस इंसान ने मुस्कुराते हुए पूछा, अब तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, है ना? और फिर उसके लिए एक और गोली निकाल दी। यह देखकर मारिया दोबारा मना करने में बहुत शर्म महसूस हुई। लड़की को आखिरकार अपना बचाव कम करते देख जेड ने एक्साइटेड होकर कैबिन के अंदर बैठने के लिए आमंत्रित किया। जब उसे पता चला कि मारिया बस 16 साल की है, तो जेड ने उससे पूछा कि वह राजधानी क्यों जा रही है। जी हाँ, मारिया ने अभी भी अपना बचाव पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। अपना परिचय देते समय उसने अपनी बहन रोज का नाम लिया था, क्योंकि बाहरी दुनिया उसके लिए पूरी तरह से अपरिचित थी। लेकिन जब उससे पूछा गया कि वह राजधानी में क्या कर रही है, तब वह हकलाने लगी, सीधा जवाब देने में असमर्थ थी। उसकी परेशानी देखकर जेड ने शाही महल की सिफारिश करना शुरू कर दिया। उसे एक भव्य और शानदार जगह बताया। उसने कहा कि जब भी वह अंदर जाता है, वहाँ का नज़ारा देख कर दंग रह जाता है। मारिया ने सहजता से कहा कि ऐसा लगता है कि वह उस जगह को बहुत अच्छी तरह जानता है। जेड ने कुछ नहीं छिपाया। उसने उसे बताया कि वहाँ उसके कई शाही दोस्त हैं। सिचुएशन का जायजा लेते हुए मारिया ने पूछा, तो क्या आप युवराज को जानते हैं? यह सुनकर उसे बहुत हैरानी हुई। जेड न केवल उसे जानता था, बल्कि उसने फैसला किया कि उसे कुछ करना ही होगा। बेहद करीबी दोस्त भी थे। हालांकि यह सुनकर जेड को बहुत गुस्सा आया। युवराज का पसंदीदा काला पैंतर बीमार पड़ गया था और उसकी भूख पूरी तरह खत्म हो गई थी, और उसका शाही दोस्त बहुत चिंतित था। मारिया दंग रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़े इंसान का युवराज से इतना करीबी रिश्ता है, और वह झूठ बोलता हुआ बिल्कुल नहीं लग रहा था। जेड ने देखा कि मारिया युवराज की कहानी में कितनी मग्न थी, तो जेड ने मजाक में कहा, काश तुम भी मेरे लिए आधी भी दीवानी होती। लेकिन उसने मजाक बंद कर दिया। सीरियस आवाज में लौटते हुए उसने मारिया को उसकी कलाई पर एक दबाव बिंदु दिखाया, जिसे वह दोबारा बीमार महसूस होने पर दबा सकती थी, और फिर अपनी जेब से मोशन सिकनेस की दवाइयों का पूरा पैकेट निकालकर उसे दे दिया। मारिया को यह बहुत महंगा लगा और उसने कहा कि उसे बस यह जानना है कि इसे कहाँ से खरीदा जा सकता है। जेड ने समझाया कि यह खरीदा नहीं जा सकता, उसने इसे अपने एक दोस्त से बनवाया है। मारिया मुफ्त में कुछ लेना नहीं चाहती थी, और जैसे ही उसने उसे पैसे देने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक उन्हें एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। उसे तुरंत समझ आ गया कि कोई जानवर मदद के लिए पुकार रहा है। जानवरों को अपना सबसे प्यारा दोस्त मानने वाली मारिया ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने दरवाजा खोला और देखा कि एक आदमी जमीन पर दुब के कुत्ते को मारने के लिए हाथ उठा रहा है। मारिया गुस्से से मुट्ठी भींचकर उस आदमी पर चिल्लाई और उसे तुरंत रुकने को कहा। उस आदमी ने मारिया से कहा कि वह अपने काम से मतलब रखे। जेड तुरंत बीच में आया और कुत्ते को अपनी बाहों में उठाकर उसकी रक्षा करने लगा। उसकी बहस को देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई। मारिया पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसने उस आदमी से कहा कि एक कमजोर मासूम जानवर को चोट पहुंचाना उसका घिनौना बिहेवियर है। वह आदमी घबरा गया, खासकर तब जब उसकी पत्नी भीड़ को चीरते हुए अंदर आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सब लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं, लेकिन जब उसने जेड की बाहों में अपने प्यारे कुत्ते को इतना दुखी देखा, तो वह दौड़कर उसके पास गई और उसे गले लगा लिया। उसने अपने पति से पूछा कि क्या हुआ था। बेशर्मी से उस आदमी ने झूठ बोला और कहा कि कुत्ते को शायद समुद्री बीमारी हो गई है। यह सुनकर महिला को खुद पर पछतावा हुआ और उसे लगा कि काश वह कुत्ते को सफर पर ना लाई होती। पूरी सच्चाई जानने के बाद भी मारिया असहाय महसूस करती रही, जब तक कि उसने कुत्ते के उस आदमी के प्रति आंतरिक अस्वीकृति नहीं सुनी। मारिया ने घोषणा की कि वह एक पेशेवर पशु चिकित्सक है। एक कुत्ते का प्यार अपने मालिक के लिए अक्सर उनके साथ हमेशा रहने की इच्छा ही सबसे बड़ी खूबी होती है। भले ही उनका जीवन छोटा हो, उनकी वफादारी कभी कम नहीं होती। लेकिन एक दिन इस आदमी ने उनके शांतिपूर्ण जीवन को तहस नहस कर दिया। कुत्ते के लिए यह एक भयानक बुरा सपना था। अपने बेहद असंतोषजनक वैवाहिक जीवन और अपनी
व्यक्तिगत कमियों के कारण यह कहना गलत नहीं होगा कि उस आदमी में ऊर्जा की कमी थी। उसने अपनी सारी भड़ास उस असहाय कुत्ते पर निकाली। जब भी वह आदमी आसपास होता था, कुत्ता बहुत दबाव में रहता था। भीड़ में कुछ लोगों को उस पर शक था। उन्हें लगा था कि वह इतनी छोटी है कि उसके पास कोई खास हुनर नहीं है। लेकिन एक आसान जांच के बाद उसने पता लगाया कि कुत्ता बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में था। उसकी अनियंत्रित उल्टी और मल त्याग, साथ ही उसकी आंखों के नीचे धसे हुए काले घेरे सीरियस दर्द के क्लियर संकेत थे। यह सुनकर महिला ने दुखी मन से अपने कुत्ते को गले लगाया और उसकी इस हालात के लिए अपनी लापरवाही को दोषी ठहराया। उसने सोचा कि उसे अपने पति की बात मानकर कुत्ते को गाँव बेच देना चाहिए था, लेकिन मारिया ने तुरंत कुत्ते की यह शिकायत सुनी कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। वह अपने मालिक को छोड़ना नहीं चाहता था और किसी से मदद की गुहार लगा रहा था। मारिया उस दंपत्ति के पास गई और समाधान खोजने के लिए करीब से जांच करने की पेशकश की। लकीली महिला बहुत ही कोमल थी और अपने कुत्ते को फिर से खुश देखना चाहती थी। सभी को हैरान करते हुए मारिया भीड़ के सामने झुकी और कुत्ते से फुसफुसाने लगी। कुत्ता यह जानकर हैरान था कि कोई इंसान उसके मन की बात समझ सकता है, लेकिन उस पर भरोसा करते हुए उसने मारिया को पूरी सच्चाई बता दी। तित्तर से लैस होकर मारिया ने तुरंत पति की ओर इशारा किया और उसे दोषी घोषित करते हुए खुलासा किया कि वह कुत्ते को छोड़ना चाहता था। महिला ने अपने पति की ओर देखा। घबराकर आदमी ने दावा किया कि मारिया बकवास कर रही है। उसकी कम उम्र को देखते हुए उसने तर्क दिया कि पेशेवर मामलों पर बोलने की उसकी कोई योग्यता नहीं है और गुस्से में आकर उसने उस पर पानी का गिलास फेंक दिया। अचानक जेड मारिया के सामने आ गया और पानी को रोक दिया। मारिया का दिल बैठ गया और उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर देखा कि वह ठीक है या नहीं, लेकिन इस आदमी ने मौके का फायदा उठाकर अपने गीले बालों में हाथ फेरा। यह क्षण भर में गायब हो गई। इस दुनिया में मारिया के मन में जो थोड़ा बहुत क्रश था वह भी तुरंत गायब हो गया। बात बिगड़ने लगी। जेड ने उसे गुस्से में भरे आदमी को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और मारिया से लापरवाही से कहा कि अजनबियों से बात ना करे। इससे वह आदमी और भी ज़्यादा भड़क गया। जेड की ओर इशारा करते हुए उसने मजाक करते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? जेड ने उसे एक पल भी जवाब नहीं दिया। तुम चाहे जो भी हो, इससे यह तथ्य नहीं बदलता कि तुमने अपराध किया है। उस आदमी ने आक्रामक ढंग से जेड का कॉलर पकड़ लिया और सबूत मांगने लगा, लेकिन जेड को बहस शुरू होते ही कुछ गड़बड़ लग रही थी। दरअसल उसने जहाज पर चढ़ते ही उस आदमी को कुछ अजीब करते हुए देख लिया था। उसने पहले सोचा कि वह आदमी अवैध रूप से सामान की तस्करी कर रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि वह कुत्ते को ले जाने के लिए गुंडों को काम पर रख रहा था। गार्ड पहले ही उसके साथियों को गिरफ्तार करके सामने ले आए थे। सच्चाई का सामना करते ही वह आदमी जम गया। उसकी पत्नी यह जानकर पूरी तरह से हैरान थी कि उसका पति उसके प्यारे कुत्ते को निशाना बनाएगा। वह आदमी गुस्से से आग बबूला हो गया और कहने लगा कि उसने यह सब उनकी खुशी के लिए किया था। उसने तर्क दिया कि उसकी पत्नी कुत्ते की बहुत ज़्यादा परवाह करती है, जिससे उनका ध्यान अपनी निजी जिंदगी और बच्चे पैदा करने की प्लानिंग से भटक रहा है। मारिया और जेड इस बड़े बड़े ड्रामे को सबके सामने होते देख पूरी तरह से हैरान खड़े थे। मारिया को भीड़ के सामने इतनी शर्मनाक बातें कहने की उसकी हिम्मत की तारीफ करनी पड़ी, लेकिन उसने कुत्ते के मन का एक और भी बड़ा राज सुन लिया था। महिला ने गुस्से से अपने पति को घूरा और चिल्लाकर कहा, क्या इस समस्या की असली जड़ तुम ही नहीं हो? पत्नी की बात सुनकर पति पूरी तरह से हैरान रह गया। फिर उसने पूरी सच्चाई बता दी। वह आदमी कुछ सीरियस व्यक्तिगत कमियों और असुरक्षाओं से जूझ रहा था। अगले दिन जब मारिया डेक पर समुद्र की ठंडी हवा का आनंद ले रही थी, कुत्ते का मालिक उसे धन्यवाद देने आया। मारिया की मदद से कुत्ता बहुत तेजी से ठीक हो रहा था। मारिया ने विनम्रता से जवाब दिया कि कुत्ता अपने मालिक की रक्षा करने वाले एक बहादुर योद्धा की तरह था। महिला को शायद यह इसके पीछे का जादुई कारण नहीं पता था,
लेकिन उसे यह जानकर हैरानी हुआ कि मारिया जानवरों के लिए इतना कुछ कर सकती है। उसके शब्दों ने मारिया को उसके असली लक्ष्य की याद दिला दी। वह बस शाही काले पैंतर का इलाज करके एक बड़ा इनाम पाना चाहती थी। उसने कभी भी एक सीरियस योद्धा बनने के बारे में नहीं सोचा था। तभी जेड ने उसकी बात काट दी। तभी जेड मारिया के पास गया। उसे बताया गया कि जहाज एक बंदरगाह पर रुकने वाला है। यह एक समुद्र आपूर्ति केंद्र था जहां वे दुर्लभ उपहार खरीद सकते थे और स्वादिष्ट भोजन का भरपूर आनंद ले सकते थे। यह सुनकर मारिया एक छोटे बच्चे की तरह एक्साइटेड हो गई। जब उसने पूछा कि क्या वे उतर कर घूम सकते हैं, तो जेड ने ईमानदारी से उसका निजी गाइड बनने की पेशकश की। हालांकि सतर्क रहते हुए मारिया मुस्कुराई और कहा कि वह बस जहाज के पास कहीं टहलना चाहती है। लेकिन जब उसने जेड के चेहरे पर घोर निराशा देखी, तो उसे याद आ गया कि कैसे जेड ने बहादुरी से उसे पानी से बचाया था। भले ही वे एक दूसरे को कुछ ही दिनों से जानते थे, लेकिन इस लड़के की उसके प्रति देखभाल बिल्कुल सच्ची थी। अपना मन बदल कर उसने जेड का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और उसके अचानक बदले हुए रवैये ने जेड को शर्म से लाल कर दिया। कुछ ही देर बाद जहाज बंदरगाह पर पहुंच गया। कई यात्री अपने पैरों को आराम देने और मूड बदलने के लिए उतरे। मारिया एक जिज्ञासु बच्चे की तरह बिहेवियर कर रही थी। जेड के परिचय उन अखबारों जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था और विभिन्न आभूषणों की दुकानों को पूरी तरह से अनदेखा कर रही थी, जिससे यह आधुनिक लड़की हैरानी से आंखें फाड़ कर देख रही थी। मारिया को इतना खुश देख कर जेड को लगा कि यह सफ़र पूरी तरह से कामयाब रही। लेकिन मारिया ने अचानक एक गहरी सांस ली। इस सफ़र पर उसका एक बहुत महत्वपूर्ण मिशन था और इसके पूरा होते ही उसे घर वापस जाना था। वह इस सीमित सफ़र समय मैं आराम करने और खूबसूरत यादें बनाने का कोई मौका नहीं गंवाना चाहती थी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो जेड एक लकड़ी के खंभे की तरह जम गया था। उसकी मासूम प्यारी मुस्कान ने उस युवक के दिल को गहराई से छू लिया था। जब तक वह होश में आया, मारिया उसका हाथ पकड़कर उसे गली मोहल्ले के प्रदर्शन दिखाने और कई तरह के विदेशी व्यंजन चखने के लिए खींच ले गई, जो उसने अपने घर पर कभी नहीं देखे थे। आधे दिन की रोमांचक सैर के बाद उस जिज्ञासु लड़की की ऊर्जा आखिरकार खत्म हो गई। उसे बस यही अफसोस था कि इस दुनिया में स्मार्टफोन नहीं है, वरना वह कितनी सारी यादगार तस्वीरें ले सकती थी। वह एक हार यादों के रूप में खरीदना चाहती थी, लेकिन इस शहर में कीमतें मानो लूट थी। तभी अचानक कहीं से एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा निकल आया। बिल्ली के बच्चे के दोस्ताना बिहेवियर को देखकर जेड ने कहा, जानवरों को देखो। वह पूरी तरह समझ गई कि उसने जानती थी कि वह उनसे सुन और बात कर सकती है। जेड ने बिल्ली के बच्चे के लिए कुछ खाना खरीदने का सुझाव दिया। मारिया तुरंत उपदेश देने लगी और समझाने लगी कि बिल्लियों को यूं ही कुछ भी नहीं खिलाना चाहिए, वरना वे बीमार पड़ जाएंगी। लेकिन उनके पैरों के पास बैठी बिल्ली के बच्चे ने पास के एक कसाई खाने की दुकान पर नजर डाली और कहा, छोड़ो मत यार, वह चीज बहुत खराब दिखती है। मारिया ने तुरंत बिल्ली के बच्चे को सबक सिखाने का फैसला किया। उसने दुकान के मालिक से पूछा कि क्या उनके पास बिना मसाले या वाला बीफ जकरी है, और उसने 3 टुकड़े खरीद लिए। इतनी प्यारी लड़की को देखकर मालिक ने उसे छूट भी दे दी। लेकिन जैसे ही वह पैसे देने वाली थी, एक जेब कतरा ने उसका पर्स छीन लिया और झट से भीड़ में गायब हो गया। मारिया के मुंह से एक गाली निकल गई। शोर सुनकर जेड तुरंत हरकत में आ गया और बिना एक पल भी हिचकिचाए चोर के पीछे दौड़ पड़ा। मारिया हाफते हुए उसके पीछे पीछे भागी। जब वह आखिरकार चोर के पास पहुंची, तो वहां भीड़ जमा हो चुकी थी और जेड ने चोर को पकड़ लिया था। जैसे ही जेड ने अपना सिर घुमाया, चोर का साथी उस पर हमला करने के लिए तैयार खड़ा था, लेकिन ये दोनों मामूली गुंडे जेड का मुकाबला नहीं कर सकते थे। जेड ने माफी मांगते हुए मारिया को सिक्कों का पर्स लौटा दिया और जेब कतरों को मौका देने के लिए अपनी लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। मारिया हैरान थी। तुम माफी क्यों मांग रहे हो? तुम तो मेरे लिए जीवन रक्षक हो। अगर तुम यहाँ नहीं होते तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाती। जेड ने शर्माते हुए अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। उसने मारिया से कहा कि वह जहाज पर उसका इंतजार करे, जबकि वह उन दोनों को स्थायी पुलिस के हवाले कर देगा और तुरंत वापस आने का वादा किया।
लेकिन उस दिन के बाद मारिया ने जेड को फिर कभी नहीं देखा। जब मारिया आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंची तो महल के पहरेदारों ने उसका रास्ता रोक दिया। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी कम उम्र की लड़की शाही पैंतर का इलाज कर सकती है। मारिया ने पूरी ईमानदारी से बताया कि वह एक प्रामाणिक पशु चिकित्सक है, लेकिन पहरेदारों को अब भी शक था। अचानक पीछे से घोड़ों के खुरों की आवाज सुनाई दी। एक बेहद परिपक्व और शांत स्वभाव का व्यक्ति उसके सामने प्रकट हुआ। गार्ड की सम्मानजनक प्रतिक्रियाओं को देखकर मारिया समझ गई कि यह इंसान बहुत उच्च पदस्थ है। उस इंसान ने पूछा कि क्या उसका उद्देश्य काले पैंतर का इलाज करना है। मारिया ने आत्मविश्वास से आंसर दिया, मुझे 99% यकीन है कि मैं महाराज के पैंतर को ठीक कर सकती हूँ। वह इंसान सोचने लगा। यह कहते हुए कि मारिया को एक विशाल हवेली में ले गया। एक कमरे के अंदर पहुंचने पर उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। उसने एक नौकरानी को निर्देश दिया जो तुरंत कमरे से बाहर चली गई। फिर उसने सिचुएशन समझाई। वह मारिया की बात पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकता था, क्योंकि उससे पहले अनगिनत पशु चिकित्सक आ चुके थे और कोई भी पैंतर के लिए कुछ नहीं कर पाया था। कुछ ने तो युवराज के लिए बहुत मुसीबतें भी खड़ी कर दी थी, इसीलिए उन्हें मारिया की क्षमताओं की परीक्षा लेनी थी। यदि वह किसी कुत्ते की वर्तमान स्वस्थ सिचुएशन का सटीक वर्णन नहीं कर पाती या यदि वह गलत निदान करती तो उसे कड़ी सजा भुगतनी पड़ती। मारिया ने अपने सामने बैठे कुत्ते को देखा। उसने देखा कि कुत्ता पूरी तरह स्वस्थ था और उसके बाल बेहद चमकदार थे। फिर भी वह कुर्सी पर ऐसे लेटा हुआ था मानो बहुत बीमार हो। तभी उसने कुत्ते की शिकायत भरी आवाज सुनी, यह इंसान हमेशा मुझे अजनबियों के हवाले कर देते हैं, मुझे इधर उधर घुमाते हैं और जब चाहे मुझे सहलाते हैं। मैं इससे तंग आ गया हूँ। क्या वे मुझे चैन से सोने नहीं दे सकते? मारिया के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने उस आदमी से कहा कि कुत्ता पूरी तरह स्वस्थ है और उसकी सुस्ती महज आलस की वजह से है। जैसे कुछ लोगों को व्यायाम करना बहुत पसंद नहीं होता, वैसे ही हर कुत्ते का अपना अलग स्वभाव और पसंद होती है। उस आदमी ने राहत की सांस ली। हैरानी की बात नहीं, मारिया परीक्षा में पास हो गई। फिर वह उस आदमी के पीछे पीछे युवराज के कमरे में गई। रास्ते में उसने उसे कई सख्त नियमों के बारे में चेतावनी दी। युवराज शोर मचाने वाले लोगों से नफरत करते थे, इसीलिए उसे बस अपना काम करना था और किसी भी हद को पार नहीं करना था। यह सब सुनकर मारिया को एक अदृश्य दबाव महसूस हुआ, लेकिन जिस पैंतर को उसे बचाना था वह यही था और उसकी इच्छा पूरी होने वाली थी। वह लगातार खुद को हिम्मत देती रही। जब वह कमरे में दाखिल हुई तो आखिरकार उसकी मुलाकात ब्लैक पैंथर के लॉर्ड साम्राज्य के महान युवराज से हुई। उसे बहुत बड़ा झटका लगा। उसने उनके बारे में सराय के मेहमानों से सुना था, लेकिन वह उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा सुंदर थे। उसके बगल में बैठे अधिकारी ने उसे जल्दी से धक्का देकर उसके पुराने ख्यालों से बाहर निकाला। खुद को संभालते हुए मारिया ने शालीनता से अपना परिचय दिया, मैं यहाँ आपके ब्लैक पैंथर का इलाज करने आई पशु चिकित्सक हूँ। उसे निराशा हुई जब युवराज ने उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया, यह सोचकर कि लड़की उसका समय बर्बाद कर रही थी। लेकिन मारिया ने साहसपूर्वक अपनी शर्तें रखी। जब तक महाराज आप शपथ लेते हैं कि मेरे पैंतर को ठीक करने के बाद आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे, मैं ऐसा कर दूंगी। अधिकारी को लगा कि वह बहुत ही अपमानजनक बिहेवियर कर रही है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि युवराज क्रोधित नहीं हुए, बल्कि उनके इस साहसी दावे ने उनकी रुचि जगा दी। उन्होंने ईश्वर की कसम खाई कि अगर वह पैंतर को ठीक कर देती है तो वह उसकी इच्छा पूरी कर देंगे। मारिया ने उनसे ईश्वर की कसम खाने को इसलिए कहा क्योंकि इस दुनिया के लोग अपने देवता में गहरी आस्था रखते थे। यदि कोई ईश्वर की कसम तोड़ता है तो उसकी वंश परंपरा पर पीढ़ियों तक श्राप लगता है। यहाँ तक कि शाही परिवार भी ऐसे वादे हल्के में नहीं करता। इससे साबित होता है कि युवराज अपने पैंतर के लिए सच में कितने चिंतित थे। लेकिन जब मारिया ने सचमुच काले पैंतर को देखा तो उसके हाथ डर से कांपने लगे। वह एक जिंदा सांस लेता हुआ खूंखार जानवर था। उसकी आभा ऐसी थी मानो वह उसे पल भर में निगल जाएगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि कोई ऐसे जीव को पालतू क्यों रखेगा। फिर भी उसने उससे बात करने की कोशिश की। आप आजकल ज्यादा खा नहीं रहे हैं और महाराज आपके स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित है। तुम उसके दोस्त हो, इसीलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है।
क्या हम बात कर सकते हैं? यह सुनकर काला पैंतर आज्ञाकारी होकर बैठ गया। मारिया ने राहत की सांस ली, लेकिन जब उसने पैंतर के मन की बात सुनी तो वह दंग रह गई। पता चला कि पैंतर के मुंह में बहुत दर्द था, इसीलिए उसने कुछ खाया नहीं था। इसका मतलब था कि उसे इस खूंखार शिकारी के मुंह की जांच करने के लिए सीधे अपना हाथ उसके मुंह में डालना होगा। उसने अचानक पूछा, क्या आपके पास ट्रैंक्विलाइजर है? बटलर ने उसे पूरी तरह से उलझन में देखा और पूछा कि यह क्या है। उसे एहसास हुआ कि वह एक काल्पनिक दुनिया में है, लेकिन वह सच में दोबारा मरना नहीं चाहती थी। इसीलिए मारिया ने उस बड़े जानवर से बातचीत शुरू की। मैं तुम्हारे मुंह का घाव ठीक कर सकती हूँ, ताकि तुम फिर से स्वादिष्ट रसीला मांस खा सको, और यहाँ सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हें समझ सकती हूँ। लेकिन अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते तो। यह सुनकर पैंतर अपने मालिक की ओर मुड़ा, मानो उससे विनती कर रहा हो कि वह इस लड़की को जाने न दे। सिचुएशन को भांपते हुए मारिया ने तुरंत अपनी शर्त रख दी। इलाज शुरू करने से पहले आपको मुझसे एक वादा करना होगा, क्योंकि घाव संवेदनशील है और इलाज में थोड़ा दर्द होगा। आपको वादा करना होगा कि आप काटेंगे नहीं। अगर कोई मुझे रोकने आया तो मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी। आखिरकार पैंतर मान गया। वैसे भी वह अपनी समस्या सुलझाने की कोशिश कर रहे इंसानों को काटना नहीं चाहता था। राहत महसूस करते हुए मारिया ने बार बार उसके वादे की पुष्टि की, फिर यह बहाना बनाते हुए कि वह सलाखों के पीछे से उसे ठीक से देख नहीं सकती। उसने युवराज से पैंतर को लोहे के पिंजरे से बाहर निकालने के लिए कहा। युवराज ने उससे कई बार पूछा, क्या आप बिल्कुल निश्चित है कि आप चाहती है कि मैं उसे बाहर निकाल दूँ? उस समय वह उसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं दे सकता था। बटलर ने इसका कड़ा विरोध किया और इसे बेहद खतरनाक बताया, लेकिन आखिरकार उसे राजकुमार के आदेश का पालन करना पड़ा। उसने शायद कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जब पिंजरे का दरवाजा खुलेगा तो पैंतर शांति से बाहर निकल आएगा और लड़की उस बड़े बिल्ली का आसानी से अभिवादन करेगी। युवराज यह देखकर पूरी तरह दंग रह गया। फिर मारिया ने अनावश्यक संदेह से बचने के लिए पैंतर के शरीर के विभिन्न हिस्सों की जांच की, यह दिखावा करते हुए कि उसे नहीं पता कि समस्या उसके मुंह में है। ब्ला 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 ब्ला, किसी शिकारी के मुंह की जांच पहले क्यों करेगा? जब पैंतर ने आखिरकार अपने बड़े डरावने जबड़े खोले तो मारिया को एहसास हुआ कि सिचुएशन उसकी सोच से कहीं ज्यादा सीरियस थी। उसके मुंह के अंदर मांस का एक टुकड़ा बुरी तरह सूजा हुआ था। मारिया का पसीना छूट गया। अगर तुरंत इलाज ना किया गया तो इससे सीरियस जटिलताएं पैदा हो सकती है। युवराज को बहुत संदेह था, क्योंकि किसी ने भी पहले कभी यह नहीं कहा था कि पैंतर का मुंह समस्या का कारण हो सकता है। मारिया उनकी शंका समझ सकती थी। कोई भी किसी जानवर का मुंह देखने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन सबूत तो सामने ही था। क्या आपने अपनी आंखों से सूजन नहीं देखी? राजकुमार हैरान रह गए। मारिया ने तुरंत इलाज के लिए जरूरी औषधि जड़ी बूटियों की एक सूची बनाई। राजमहल ने तेजी से काम किया और उसे जल्द ही एक सूजन रोधी औषधि पेस्ट तैयार कर लिया। उसे बस इसे मुंह के अंदर लगाना था। पैंतर ने आज्ञाकारी होकर अपने जबड़े चौड़े खोल दिए, लेकिन मारिया अपना हाथ अंदर डालने की हिम्मत नहीं कर पाई। इसीलिए उसने पेस्ट से ढकी लकड़ी की छड़ी युवराज को दे दी। उसने दावा किया कि इस तरीके का बहुत महत्व है, इसीलिए राजकुमार को ही इसे लगाना चाहिए। असल में वह बहुत डरी हुई थी। राजकुमार ने छड़ी उठाई और कुशलतापूर्वक उस जगह में ले जाकर पैंतर को इतनी कोमलता से सहलाया मानो वह उसका अपना बच्चा हो। सूजन वाली जगह पर दवा लगाई। बाद में मारिया ने उन्हें बताया कि पैंतर को पूरी तरह से ठीक होने में 1 सप्ताह लगेगा। युवराज को यह लंबा समय लगा, लेकिन मारिया अपनी इच्छा पूरी होने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। राजकुमार ने आदेश दिया कि जब तक पैंतर पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, उसे महल छोड़ने की मनाही है और उसे पैंतर की प्राथमिक देखभालकर्ता के रूप में नियुक्त कर दिया गया। एक असहाय किशोरी होने के नाते वह युवराज को मना करने की हिम्मत नहीं कर सकी, इसीलिए उसने यह काम स्वीकार कर लिया। साथ ही शाही बिल्ली पिता देखने में भी आकर्षक थे, लेकिन पहले ही दिन से उसे पछतावा होने लगा। वह सोच रही थी कि उसने यह सौदा क्यों किया। जब वह इस बात को लेकर परेशान थी, तभी मैं राजकुमार सम्मानपूर्वक उसके
कमरे में आया और घोषणा की कि युवराज ने उसे अपने साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित किया है। उसकी आंखें चमक उठी, क्या आखिरकार उन्होंने उसकी इच्छा पूरी करने का तरीका मिल गया है। लेकिन सच्चाई यह थी कि उसने अपने जिंदगी में इतने लजीज खाने कभी नहीं देखे थे। इच्छा हो या ना हो, उसे पहले अपना पेट भरना था। उसे भोजन को इतनी तेजी से खाते देख युवराज मजाक किए बिना नहीं रह सके। क्या दासिया तुम्हें खाना खिलाना भूल गई? उन्होंने अपने काले पैंथर की तरह किसी को खाते नहीं देखा था। माहौल थोड़ा अजीब हो गया, लेकिन युवराज चुप्पी तोड़ी। मारिया से पहली बार मिलते ही उन्हें एक अजीब सी अनुभूति हुई थी। वह इस देश की नहीं है। उन्होंने खुद काले पैंथर को पाला था, फिर भी जब वह बेकाबू हो जाता था तो उन पर भी झपट पड़ता था। लेकिन मारिया ने बड़ी आसानी से उस जानवर को वश में कर लिया था और तुरंत समस्या का पता लगा लिया था। हर बात सही इशारा कर रही थी कि वह साधारण नहीं है। उनके शब्दों से मारिया का दिल बैठ गया। वह एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा रही थी। वह इस शरीर की असली मालकिन नहीं थी। अब और छुपाने का फैसला करते हुए उसने युवराज को बताया कि वह जानवरों की आंतरिक आवाजें सुन सकती है। युवराज जोर से हंस पड़े। उन्हें लगा कि लड़की मजाक कर रही है। अपनी बात की बेतुकीपन को समझाते हुए मारिया शर्म से लाल हो गई। कोई भी ऐसी बात पर विश्वास नहीं करेगा। उसने झट से बात टाल दी और बहाना बनाया कि उसे बचपन से ही जानवरों से बहुत प्यार है। अचानक युवराज ने पूछा, तो तुम्हारी वह कौन सी इच्छा है जिसे तुम इतनी बेसब्री से पूरा करवाना चाहती हो? बात यह थी, दरअसल मामला काफी सीधा था। शुरुआत में वह इस दुनिया में आई थी तो उसका एकमात्र ख्याल यही था, घर वापसी का रास्ता ढूंढ रही थी। लेकिन महीनों की खोजबीन के बाद जब उसे कोई सुराग नहीं मिला तो उसने मान लिया कि उसे यही अपना जीवन बिताना होगा। वह पशु चिकित्सक के रूप में अपने अनुभव का इस्तेमाल करके एक पशु क्लिनिक खोलना चाहती थी। इसके लिए उसे अपार धन और जमीन के एक टुकड़े की जरूरत थी। इसलिए वह पैंथर का इलाज कराने के लिए हजारों मील का सफर तय करके आई थी। लेकिन यह चालाक युवराज ने पहले तो उसकी शर्तें आसानी से मान ली थी। अब ऐसा लग रहा था मानो इतना पैसा खर्च करना उसे शारीरिक रूप से कष्ट दे रहा हो। उसने मारिया को फिलहाल अपने कमरे में आराम करने के लिए कहा और बिना पीछे देखे दरवाजा जोर से बंद करके चला गया। 6 दिन पलक झपकते ही बीत गए। मारिया और पैंथर हमेशा की तरह एक पेड़ की छांव में आराम कर रहे थे। इतना समय साथ बिताने के बाद वे सच्चे दोस्त बन गए थे। आज पैंथर की देखभाल करने का उसका आखिरी दिन था और उसने पैंथर को बताया कि वह जा रही है। पैंथर उलझन में पड़ गया। मारिया को लगा कि पैंथर उसे याद करेगा, लेकिन पैंथर ने कैजुअली बताया कि उसी सुबह युवराज ने पैंथर की देखभाल की सारी जिम्मेदारियां हमेशा के लिए मारिया को सौंप दी थी। यह सुनकर वह सीधे युवराज के कार्यालय में पहुंच गई। युवराज को उसके आने पर कोई हैरानी नहीं हुआ और उन्होंने शांत भाव से बताया कि वे दूसरी मंजिल पर उसके लिए एक और आलीशान कमरा तैयार करवा रहे हैं। लगभग 2 दिनों में उसके स्थायी निवास के कागजात पूरे हो जाएंगे। मारिया ने गुस्सा होकर युवराज से कहा कि उसने यहाँ रहने की कभी सहमति नहीं दी थी। युवराज को उम्मीद नहीं थी कि वह उनके इस प्रपोजल को इतनी सख्ती से मना कर देगी। तुम्हें अपनी राजसी कंकोबान बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? लड़की की इच्छा पूरी करने के लिए युवराज ने उसे अपनी पत्नी बनाने का प्रपोजल दिया, लेकिन लड़की ने इस ख्याल को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। उसका सपना एक पशु चिकित्सालय खोलना था, जिसके लिए जमीन, पैसा, इन सब की जरूरत थे। वह इसी के लिए मीलों का सफर तय करके आई थी। युवराज ने समझाया कि सभी जमीन का प्रबंधन शाही परिवार द्वारा सख्ती से किया जाता है। जमीन अधिकार आमतौर पर केवल उन्हीं लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो या जो शाही परिवार के साथ साझेदारी में काम करते हो। लेकिन क्योंकि उन्होंने उसकी इच्छा पूरी करने की शपथ ली थी, इसीलिए उसे अपनी राजस्वी कंकोबाइन बनाना ही उसे जमीन दिलाने का एकमात्र तरीका था। इसीलिए इसके परिणाम क्लियर थे। लेकिन अगर मारिया ने इनकार कर दिया तो इसका मतलब था कि वह अपने सपने को कभी पूरा न कर पाने के कारण मारिया को चतुराई से उसके प्रस्ताव को टालते हुए देखा तो वह बदल गया। राजकुमार ने एक प्रपोजल रखा।
एक रास्ता था, वह मारिया को शाही पशु चिकित्सक के रूप में नियुक्त करना चाहता था। वह जमीन मुहैया कराएगा, क्लिनिक के निर्माण का सारा खर्च उठाएगा और उसे 30 लाख रुपये प्रति माह का वेतन देगा। वह जितने चाहे उतने जानवरों का इलाज कर सकती थी। मारिया को इस बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ी। वह तुरंत मान गई। बटलर तुरंत एक भारी संदूक लेकर आया। जब उसने उसे खोला तो उसे एहसास हुआ कि उसमें सिर्फ नकदी नहीं थी, उसमें सोने की ईंटों के ढेर लगे थे। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह चालाक राजकुमार इतना उदार होगा। यह देखकर युवराज ने पैंथर को बचाने के लिए एक बार फिर से हार्दिक धन्यवाद दिया और उनके साथ साझेदारी की उम्मीद जताई। इस बीच मारिया अपने नए धनी मालिक की अपार शक्ति से पूरी तरह मंत्रमुग्ध थी। उसने उसकी हर बात को अनसुना कर दिया और पूरी तरह से उस कॉन्ट्रैक्ट पर जल्द से जल्द साइन करने पर ध्यान केंद्रित किया। सब कुछ तय हो जाने के बाद युवराज पैंथर को बाहर ले गया, क्योंकि उसने उसे बहुत लंबे समय से सैर पर नहीं ले गया था। जब वे बगीचे में पहुंचे तो एक अपरिचित दृश्य ने उसका ध्यान खींचा। वह निस्संदेह जानता था कि यह मारिया की कारीगरी थी। वह बैठ गया और पैंथर के साथ खेलने लगा। उस जानवर को देखते हुए उसके ख्याल मारिया और अपने कड़वे अतीत की ओर चले गए। जब उसके पिता जिंदा थे तब वह युवराज नहीं था, उसका परिवार सुखमय था। लेकिन युद्ध के मैदान में राजा की दुखद मौत के बाद उसकी मां ने अगली सम्राट के रूप में सिंहासन संभाला। हालांकि जहाँ इंसान होते हैं वहाँ बुराई भी होती है। पूर्व महारानी का समर्थन करने वाले प्रतिद्वंदी गुटों के कारण उसकी मां की आखिरकार रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। इससे शाही मंत्रियों को वास्तविकता का सामना करना पड़ा। वे दृढ़ता से मानते थे कि कानूनी उत्तराधिकारी एक महिला नहीं हो सकती, क्योंकि उसके पिता ने नोबेल कुलीन वर्ग के भारी दबाव में बस एक ही संतान पैदा की थी, इसीलिए उसे युवराज बना दिया गया। तब से एक पूर्णतः पितृसत्तात्मक साम्राज्य का जन्म हुआ। उसके बाद पूर्व महारानी ने उसे लगातार निशाना बनाया। उसे अपमानित करने के लिए उसने उसके लिए अनगिनत गुप्त मुलाकातों का आयोजन किया और हर बार हर लड़की ने उसे छोड़कर दूसरे लड़कों को चुना। इससे उसके जवान दिल को गहरा चोट पहुंचा। समय के साथ उसने अपने जिंदगी से महिलाओं को पूरी तरह से अलग कर दिया, लेकिन जब उसने उसे अपने संगिनी बनाने का प्रपोजल दिया तो उसे एक सच्ची उमंग भरी खुशी का अनुभव हुआ। उसने इसे एक ताजगी भरे बदलाव के रूप में देखा। गलतफहमी दूर होने पर उन्हें एहसास हुआ कि यह लड़की बेहद खास है। उन्हें पूरा विश्वास था कि मारिया महल में हंसी और रौनक लाएगी। नई अमीर बनी मारिया बेहद खुश थी। वह यह खुशखबरी अपने माता पिता को बताना चाहती थी, इसीलिए उसने एक नौकरानी से कलम और कागज मंगाया, अपने साथ हुई सारी अच्छी बातें लिखी और ढेर सारे सोने के सिक्कों के साथ लेटर घर भेज दिया। अपना सारा काम निपटाने के बाद उसे शहर घूमने का मौका मिला। जल्द ही वह एक खूबसूरत जगह पर पहुंच गई, लेकिन जैसे ही वह नज़ारे का आनंद ले रही थी, उसे पीछे से किसी जानवर के रोने की दयनीय आवाज़ सुनाई दी। घास में कूदते हुए उसे एक छोटा सा गोल मटोल पक्षी मिला, जिसका बायां पंख घायल था। उसके दयालु हृदय ने तुरंत उसे इलाज के लिए महल ले जाने का फैसला किया। अपने कमरे में लौटते समय उसकी मुलाकात मेन नौकरानी मोरैन से हुई और उसने उससे कुछ औषधीय जड़ी बूटियां तैयार करने को कहा। मारिया द्वारा छोटे पक्षी का इलाज करने के बाद वह वहां से जाने को बिल्कुल मना कर रहा था। कोई चारा न होने पर उसने पक्षी को अपने पास रख लिया और उसका नाम लुई रख दिया।